यस, तो आज का लेक्चर हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉग सिस्टम कॉल। यस, कैन एनीबडी टेल मी के व्हाट इज अ सिस्टम कॉल? यस, अगर आपको कर्नल से कोई भी सर्विस चाहिए तो वो थ्रू अ सिस्टम कॉल लोगी। अब जो लिनक्स की ज्यादातर जो आपके पास कोडिंग है या लिनक्स सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम C++ और साथ में मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में बना है। अब इसमें आपके फॉक सिस्टम कॉल में क्या होगा आपके पास कि बेसिकली फॉक नाम का फंक्शन है। तो अब ये फॉक करती क्या है, तो इसका यूज क्या है, वो अभी हम अब आज इस लेक्चर में देखें। तो सिस्टम कॉल पहले क्लियर है क्या है कि अगर कोई आपका यूजर प्रोग्राम चल रहा है, उसको कर्नल की कोई भी सर्विसेज चाहिए तो उसको कोई ना कोई सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी, तो उसके थ्रू ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस ले पाए। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? तो इसके बाद अब आपका फॉक सिस्टम कॉल हम देखेंगे। इसको आज कोशिश भी करेंगे कि लिनक्स पे जो जीसीसी कंपाइलर है उसमें करके देखें। ठीक है, सो व्हाट विल फॉक सिस्टम कॉल मीन्स? फॉक सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? अगर आपका एक प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और अभी आप चाहते हो कि इस प्रोसेस से आपके पास साथ ही साथ एक चाइल्ड प्रोसेस बन जाए। पहले कितना प्रोसेस था? एक। अब इस प्रोसेस का एक आपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लिया, डेट इज सी। इसमें भी कोड सेम होगा और इस चाइल्ड में भी कोड सेम होगा। प्रोसेस में भी वो कोड सेम होगा और चाइल्ड में भी कोड सेम होगा। अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि फॉक सिस्टम, बेसिक मीनिंग क्या है? जैसे ही आप फॉक सिस्टम कॉल को कॉल करोगे, आपका एक नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा जो अपने पेरेंट प्रोसेस का ही कोड कंटेन कर रहा होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? ठीक है, तो लेट मी ओपन दी वर्चुअल मशीन कि मैं आपको इसकी विजिबिलिटी, इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इसको अंडरस्टैंड करवा पाऊं। सो लेट मी ओपन दी वर्चुअल मशीन। सो चलो, उतने टाइम में वो ओपन होगी तो मैं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। यस सर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। ओके। नहीं वैसे यस,
चलो उतने टाइम में ये ओपन होगी, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज आपके पास सी का प्रोग्राम है, यस इसकी आउटपुट क्या आएगी भी, ये प्रिंट एफ हेलो लिखा है तो ये हेलो प्रिंट कर देगा आपके लिए, ठीक है। बट इफ यू राइट int main and you have written here fork, तो अब इस पॉइंट से लेकर जैसे इसको fork सिस्टम कॉल आई तो इसने एक चाइल्ड का नया प्रोसेस क्रिएट कर देना है, तो उसमें भी कोड होगा सेम। एक बार fork था तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, अगर ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा, दो बार आपको हेलो प्रिंट, क्योंकि fork सिस्टम कॉल क्या करे, देखो इसको हमने यूज कैसे किया fork से। प्लीज एक बात आपने नोट डाउन करनी है कि ये वाली जो मैं अभी बात बता रहा हूं ये लिनक्स और यूनिक्स के लिए ही, बेस्ड सिस्टम्स के लिए ही सिस्टम कॉल है। अगर आप विंडो के ऊपर सी कंपाइलर में fork चला रहे हो तो वहां एक नॉर्मल फंक्शन की तरह चलेगा fork, वहां सिस्टम कॉल की तरह नहीं चलेगा। लेकिन अगर लिनक्स यूनिक्स में चला रहे हो इसके बेस पे तो तब वो fork सिस्टम कॉल की तरह चलेगा। विंडोज के लिए तो क्रिएट प्रोसेस होता है, तो वो विंडोज प्रोग्रामिंग का पार्ट है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे, वो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर। तो इतना समझ में आया ये प्रोग्राम, किसी को इसमें डाउट हो? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब हम उसको देखते हैं वर्चुअल मशीन को। ये वर्चुअल मशीन हमारी एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये हम उस पे भी कर सकते हैं ना जो आपने एक ऑनलाइन बताया था? यार उस पे मुझे ये नहीं मालूम कि वो लिनक्स को सपोर्ट करेगा या नहीं, मतलब कि वो एक्चुअल आपका वर्चुअल मशीन बनाएगा क्या नहीं, उसे सॉरी सिस्टम कॉल लेगा fork को क्या नहीं, वो मैंने ट्राई नहीं किया उसके ऊपर, तो वो मुझे मालूम नहीं। सर एक विंडोज सबसिस्टम फ्रॉम लिनक्स पे होता है WSL, कैसे? वो विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स भी आता है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का। नहीं वो तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन इसको सिर्फ आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पर ही ये सही से काम करेगा, तो अभी टाइम ले रहा है, तो एनी केस मैं इसको यहीं पर अभी पेन सर तो से वो समझा पूरे देता हूँ। सेमेस्टर हमको लिनक्स चाहिए होगा। यस आपको लिनक्स चाहिए इसके लिए, fork सिस्टम कॉल को अगर आपने देखना है तो आपको लिनक्स चाहिए। शायद चल जाइए। यस किसी के पास अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो भी डुअल बूट बना ले, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वरना
ये सिर्फ एक ही टॉपिक है फॉग सिस्टम कॉल का, वो भी क्या पता जो ऑनलाइन कंपाइलर है, जो ऑनलाइन टर्मिनल है, मे बी उस पर सही से काम करे। ठीक है, तो अभी मैंने उसको टेस्ट नहीं किया तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि वो सही से काम कर रहा है सर या मेरे नहीं। पीसी में लिनक्स है तो मैं यूज कर सकता हूँ उसको, तो मुझे ओके, वो एंड ऑफ सेमेस्टर तो नहीं चाहिए होगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो तो मैं पूछ रहा अब हूँ एंड ऑफ सेमेस्टर चाहिए होगा मुझे जब ऑफलाइन होगा? चलो, इन एनी केस अभी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसको लैब में देखेंगे। ठीक है, उसको लैब में हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको मैंने एक प्रोग्राम अभी मैंने दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन फॉग सिस्टम कॉल। ठीक है, अब मैंने यहां से टर्मिनल में मैंने लिखा है एक सी का प्रोग्राम, gedit लेट अस सपोज मैंने लिखा है 18। सो आप लोगों ने सी लैंग्वेज तो पढ़ी है ना? Yes, sir. Yes, sir. सी प्लस प्लस, Yes, sir. No, सी sir. प्लस प्लस भी पढ़ी है? ठीक Yes, है। Yes, sir. No, sir. अच्छा, कईयों ने नहीं पढ़ी होगी, चलो मैं इसको सी में कोशिश करूंगा कि हम सिर्फ सी लैंग्वेज ही यूज करें। सो अब अगले कुछ नेक्स्ट कुछ लाइंस आप सिर्फ देखोगे तो इसमें मैंने एक हेडर फाइल यूज की, क्लियर? ये क्या है, एक यूनिवर्सल हेडर फाइल की तरह काम करती है। प्लीज नोट इट डाउन कि यहां पर आप ये एस्केप करैक्टर्स यूज कर लो। इसका मैं एक कारण बताता हूं। इसका रीजन क्या है कि ये जो मैंने एस्केप करैक्टर्स अभी बोला है कि इसको यूज करो, कई बार ना बफर में रह जाता है जब पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, वरना आपको कमांड लिखनी पड़ेगी कि बफर को क्लियर करोगे, वो f/stdin करना पड़ेगा वरना आपको। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, /n एस्केप करैक्टर के लिए यूज किया मैंने। अब इसके बाद मैंने लिखा, पहले चलो इससे पहले बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने लिखा फॉक क्लियर। अब मैंने इसको किया सेव, gcc 18 अगस्त.c ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? कहीं देखना स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है?
अच्छा डॉट सी लिख दिया, सॉरी सर वो डॉट एच होना सर चाहिए डॉट था, एच होगा। इसलिए डॉट डॉट एच एच। होना, ठीक है सॉरी सॉरी। ये कंपाइल होगी, नाउ वी विल रन। अब जैसे ही डॉट स्लैश ए डॉट आउट मैं करूंगा तब ये रैम में जाकर रन होगी। क्लियर? पहले कहां पर पड़ी थी? कंपाइलेशन के टाइम तो हार्ड डिस्क में रहेगी। कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ? 2 टाइम्स, एक बार पेरेंट के लिए, एक बार चाइल्ड के लिए। एंड अब इसके साथ हम कुछ अब कितनी बार प्रिंट हुआ भाई? एक बार। इसका मतलब क्या है? कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा? पहली बार 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, अब एक बार क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि जिस पॉइंट से आप फॉक स्टेटमेंट चलाओगे उसी पॉइंट से वो कोड को कॉपी करता है। समझे बात के नहीं? लेट अस सपोज अब मैंने यहां पे ये लिख दिया, इसकी आउटपुट क्या आएगी? Hello, hi, hi. हेलो, हाय एंड हाय। यस, एनी डाउट? No, sir. यस, किसी को कोई भी डाउट हो भाई? सर इस फंक्शन का यूज क्या है, मतलब हम कहाँ यूज करते हैं फंक्शन? ये फंक्शन अभी आपको मालूम पड़ेगा जब हम, देखो अभी के लिए तो ये ऐसा है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस है, ठीक है, चल रहा है, उसने एक नया प्रोसेस क्रिएट कर दिया। अब आपको हो गई उसको नया प्रोसेस क्रिएट करने की जरूरत क्या है कि जब आपके पास सेम कोड ही चलेगा। नहीं, सेम कोड की जरूरत नहीं, कई बार आप उस पुराने कोड को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जब एक प्रोसेस से आपने सब प्रोसेस बनाना है तब ऐसा चलेगा। कई बार हम सब मॉड्यूल्स में काम नहीं कर देते, खासतौर पर थ्रेड्स जब होते हैं आपके पास कि एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, एक प्रोसेस, एक सब प्रोसेस एक प्रोसेसर पे आ जाए, एक सब प्रोसेस दूसरे प्रोसेसर पे आ जाए, ठीक है, या मल्टी कोर सिस्टम है आपके पास तो भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि फॉक सिस्टम कॉल है क्या? फॉक सिस्टम कॉल क्या करती है? पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है और उसमें सेम कोड को कॉपी करती है। कहां से कॉपी करेगी? एट दी पॉइंट ऑफ कॉलिंग ऑफ फॉक सिस्टम कॉल। क्लियर और डाउट? चलो थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। सर जैसे हमने वहाँ पे स्लैश एन लगाया है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? यार कई बार पता क्या होता है कि जैसे पेरेंट प्रोसेस है, क्लियर, अब उससे एक चाइल्ड प्रोसेस बन रहा है, तो उसके कई बार ना डेटा बफर में रह जाता है। लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन कई बार होता है ऐसा, तो फिर आपको f/stdin लिखना पड़ता है। तो मैं इतनी कमांड से भी कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए कर रहा था। देखो अब क्या आया, हेलो हाय, हेलो एंड हाय, जो कि एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। यस सर। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो हेलो एक बफर में रह गया। ठीक है क्लियर? सर।
क्लियर? सर यस। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फोर्क के अंदर हम लोग एक बार हाई लिखते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट और एक बार प्रिंटफ स्टेटमेंट हेलो लिखते हैं तो आउटपुट में हाई हाई हेलो हेलो आएगा या नहीं, हाई कहाँ पे, हेलो हाई कहाँ हेलो? पे? तो जैसे फोर्क के अंदर एक और स्टेटमेंट है और प्रिंटफ का। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपका पॉइंट। प्लीज जी अभी सर। मैं, जो इनका डाउट है, अभी मैं एक स्टेटमेंट और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर अगर डाउट फिर भी रह गया फिर आप मेरे से दोबारा पूछना। अब ओके। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि printf हेलो फिर फॉक लिखा एंड देन printf हाई लिखा, ठीक है? मान लो मैंने यहां पे ऐसा लिखा, अब यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी? हेलो, क्लियर? फिर उसके बाद फॉक स्टेटमेंट चला, अब फिर उसके बाद जो ये हाई चलेगा, ये क्या चाइल्ड प्रोसेस के लिए हाई पहले एग्जीक्यूट होगा या पेरेंट के लिए पहले हाई एग्जीक्यूट होगा? इसको मेरे, पेरेंट के लिए होगा। नहीं नहीं, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होगी कि वो पहले किस प्रोसेस को शेड्यूल करेगा। वो पेरेंट प्रोसेस को शेड्यूल करेगा या चाइल्ड प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली। क्लियर? क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि वो पहले हाई किसका प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, जो एक और बात है कि जो फॉक प्रोसेस है, जो फॉक है, किसी हमने प्रोसेस के ऊपर फॉक लगाया तो उसका क्या होगा? एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, व्हाट इट विल डू? अब लेट अस सपोज मैंने ये किया, मैंने फॉक सिंपली ऐसे लिखने की बजाय मैंने लिख दिया इंट डी इक्वल्स टू फॉक। अब मैं यहां पर ये स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूं? ताकि मेरे पास कोई, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि इनमें से पेरेंट प्रोसेस कौन सा है और चाइल्ड प्रोसेस कौन सा है। ध्यान से सुनना भी इस पॉइंट को। ये जो फॉक फंक्शन है ना आपका, एक तरीके का है तो सिस्टम कॉल, लेकिन लिनक्स में लिखा तो एक फंक्शन की तरह हुआ है। तो यहां पर ये जो फॉक सिस्टम कॉल है या फॉक फंक्शन है, इन केस ऑफ पेरेंट इट विल रिटर्न अ पॉजिटिव नंबर। पेरेंट के केस में पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, जो कि ये पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? जो कि चाइल्ड प्रोसेस की आईडी होगी। मतलब जो प्रोसेस आईडी में चाइल्ड प्रोसेस की आईडी होगी वो ये रिटर्न करेगा। और फॉर चिल्ड्रन, फॉर चाइल्ड प्रोसेस, डी में वैल्यू स्टोर होगी 0। फॉर चाइल्ड प्रोसेस डी में कितनी वैल्यू स्टोर होगी? 0। ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया, सर दोनों एक साथ कैसे स्टोर होंगे? मतलब ओवरलैप कर जाती है वैल्यू? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज मैंने ये किया, ठीक है? अब प्लीज इस पॉइंट को समझना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? इंट डी इक्वल्स टू फॉक।
अब इस पॉइंट पे जहां पे फॉक सिस्टम कॉल आपकी एग्जीक्यूट होगी, इसके पैरेलली क्या, कौन सा प्रोसेस चलेगा? चाइल्ड प्रोसेस। ये आपका अगर पेरेंट प्रोसेस है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोसेस चलेगा? चाइल्ड प्रोसेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा इस पॉइंट से। तो चाइल्ड प्रोसेस के लिए डी की वैल्यू क्या है? यस, 0। पेरेंट प्रोसेस के लिए डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो यहां भी कोड तो यही कॉपी हुआ। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट एफ आई, एल्स प्रिंट एफ चाइल्ड प्रोसेस। लेकिन पेरेंट के केस में डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और चाइल्ड के केस में 0। तो पेरेंट के केस में क्या चलेगा? आई। चाइल्ड के केस में क्या चलेगा? चाइल्ड प्रोसेस। कोड सेम ही कॉपी हुआ, लेकिन जो फॉक की रिटर्न वैल्यू है उसमें डिफरेंस होगा। सो अगर मैं इसको अब चलाऊंगा, वैसे यहाँ पे स्लैश एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपनी अपनी वैल्यू उठानी थी, चलो फिर भी ठीक है। यहाँ पे सेव किया, पहले क्या था? हेलो के बाद हाय आया, फिर हेलो के बाद चाइल्ड प्रोसेस। ये क्यों आया? कोई बफर में वैल्यू स्टे रहेगी। यस, यहां हमने स्लैश एन नहीं रखा। क्लियर? पहले हेलो तो पेरेंट के लिए चला, फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो हाई किसके लिए प्रिंट हुआ? पेरेंट के केस में। चाइल्ड के केस में क्या प्रिंट हुआ? सर ये चीज चाइल्ड। समझ नहीं आई, एक बार फिर से बता दो। हाँ हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। यहां पर देखो, हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है? इंट डी इक्वल्स टू फॉक। अब इस स्टेटमेंट, अगर अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखता तो फॉक से क्या होना था? एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होना था। तो अगर मैंने यस सर। इन डी इक्वल्स टू फॉक भी लिख दिया तो भी चाइल्ड प्रोसेस से क्रिएट होगा। तो चाइल्ड प्रोसेस में कहां से वैल्यू कॉपी होनी थी? इसके बाद से। तो यहां पर क्या होता? इफ डी इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट एफ हाई। ये स्टेटमेंट यहां कॉपी होनी थी क्या? नहीं, बिल्कुल होनी थी, क्योंकि फॉक स्टेटमेंट इससे पहले आ चुकी है। फिर एल्स प्रिंट एफ चाइल्ड प्रोसेस। यही होगा ना कॉपी। यहां पर ये चाइल्ड प्रोसेस में ये कंटेंट कैसे कॉपी हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट? जो फॉक नो सर। स्टेट जो फॉक स्टेटमेंट के बाद है वो वहां पे आएगा ही आएगा। क्लियर? अब आपने जो चीज नोट डाउन करनी है ध्यान से, कि जो डी में वैल्यू स्टोर होगी वो पेरेंट के लिए कितनी होगी? पॉजिटिव नंबर। पेरेंट के लिए कितनी होगी? पॉजिटिव नंबर। और चाइल्ड के लिए कितनी होगी? 0। चाइल्ड के लिए कितनी होगी? 0। तो इस चीज को मैं शो कैसे कर सकता हूं? चलो कोडिंग में ही मैं शो कर देता हूं। हाय का मैसेज लिखा और साथ में मैंने यहां पर लिख दिया परसेंटाइल डी यहां पे क्या आएगा? डी। यहां पे चाइल्ड प्रोसेस का एक साथ मैंने क्या लिख दिया? परसेंटाइल
D और यहां क्या लिख दिया, D। देखो पेरेंट के केस में हेलो हाय और वैल्यू क्या आई डी की 2156, जबकि चाइल्ड के केस में डी की वैल्यू क्या है 0. 0। 0। तो Sir, कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी पूछिए, डाउट पूछिए। so ये positive number is any random value? No, not any random value. It is the process ID of child process. It is the process ID of child process. Okay. अगर आपने इसको कंफर्म करना है तो लिनक्स में आपके पास एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, तो यहाँ पे डी लिखा है साथ में, तो हमने चाइल्ड की प्रोसेस आईडी है उसमें बताई हुई, तो मैंने यहाँ पर डी किया इसको भी एक और मैंने यहाँ पे गेट पीआईडी एक फंक्शन है जो जो करंट प्रोसेस की आईडी बताएगा। तो एल्स स्टेटमेंट किसके लिए चल रही है, चाइल्ड के लिए, तो पेरेंट में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो चाइल्ड की प्रोसेस आईडी है, तो ये स्टेटमेंट उसको कंफर्म करेगी। देखो 2192 आ गई ना, जो पेरेंट के केस में डी की वैल्यू थी वो चाइल्ड की प्रोसेस आईडी है। क्लियर है ये? Yes, sir. यस, किसी को कोई डाउट हो और? तो सर आप कह रहे थे कि वो प्रोसेस वैल्यू होती है, बट ये तो मतलब पहले हमने वही प्रोग्राम चलाया था 2156 और अब चलाया यार था ये अब मेरी बात सुनो, अब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गए, रैम से बाहर आ गए। जब दोबारा इसको दोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नई प्रोसेस आईडी देगा जो भी उस टाइम पर होगी। समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गया। समझ गए ना? वो तो ये तो आपको अब आप रैम से बाहर आ गए हो ना, आपका वो वाला प्रोसेस रैम में कब गए, जब आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन किया तो रैम में गए, तो उस टाइम पर जो प्रोसेस आईडी उसको मिलनी थी वो मिली। क्लियर? अब आपके पास एक और तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। How many times hi will be printed? How many times hi will be printed? Yes. Anybody? Any guesses? 4 times सर। 4 times. देखो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल कैसे होता है, फिर थोड़ा सा इसका कोई फॉर्मूला हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज यहां फॉक आ गया इस स्टेटमेंट में, तो चाइल्ड स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, इस फॉक के बाद वाला, मतलब फॉक, ये वाला फॉक अब यहां पर मैंने लिखा, और printf हाय। ये क्या है आपका प्रोसेस, ये है इसका चाइल्ड 1। ठीक है, अब इसमें इन प्रोसेस P देयर इज अनदर फॉक स्टेटमेंट, तो एक चाइल्ड और बनेगा।
तो इसमें क्या कॉपी होगा, printf i, ठीक है। इन प्रोसेस C1 देयर इज अनदर फॉक, तो अब इस C1 में भी फॉक है, तो अगेन एक प्रोसेस आपका इसका C1 का चाइल्ड क्रिएट होगा, दैट इज लेट अस सपोज C3, तो उसमें भी printf हाई होगा। तो एक हाई इसके लिए, एक हाई इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, टोटल 4। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर जनरेटेड, पहले तो एक ही प्रोसेस था, द आंसर इज 3, आंसर इज 3। कौन से चिल्ड्रन हुए, C1 C2 एंड C3। तो क्या मैं इस चीज को कोई एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेट कर सकता हूं। सबसे पहले P था, फॉक आया, P एक P तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक प्रोसेस जनरेट हो गया C1, देन अगेन फॉक आया, P तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक प्रोसेस जनरेट हो गया C2। यहां पर अगेन फॉक था, तो एक प्रोसेस नया जनरेट हो गया C3। तो D की वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव, यहां पर क्या है 0। अब इस केस में D की वैल्यू यहां पे क्या है, पॉजिटिव, यहां पे क्या है 0। यहां पर C1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पेरेंट बन गया है पॉजिटिव, और यहां पे 0। ये सेकंड वाली फॉक स्टेटमेंट के लिए, मतलब इस वाली फॉक स्टेटमेंट के बाद अब ये D की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि C1 के लिए पॉजिटिव होगी और C3 के लिए 0 होगी। तो मैंने उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे लिख लिया। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी जनरेटेड इन केस ऑफ, अगर इतना सिंपल आ जाए तो होगा 2 रेज टू पावर, जितनी बार आपका फॉक स्टेटमेंट आई है n -1, इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, और कितनी बार अगर कोई मैसेज है वो प्रिंट होगा, दैट विल बी 2 रेज टू पावर n। तो यहां पर अगर तीसरी बार फॉक होता तो कितने बनने थे, हाई कितनी बार प्रिंट होना था, 2 रेज टू 8, चिल्ड्रन कितने बनने थे 7। लेकिन इसको क्रैम मत करना, ये भी फॉर्मूला है या मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, तो जो क्रैम करेगा वो फंस सकता है, ठीक है। तो इसका वे आउट क्या है कि आप हमेशा ये ट्री बनाओ। तो आपके लिए होमवर्क है कि फॉर 3 फॉक स्टेटमेंट्स आपने ये ट्री बनाना है, ऐसा, क्लियर। तो बाकी हम ये लैब कल देखेंगे, कल और परसों जिनकी इसमें भी। पूछ रही थी, ये जो हेडर फाइल आपने यूज करी है स्टूडियो के बाद, ये मतलब किस लिए यूज करी है, यार फॉक के लिए? यार इसमें ना काफी हद तक ये फॉक, जैसे हमने फॉक के लिए यूज करना था, तो UNISTDA में क्या है कि आपके काफी हद तक जो हेडर फाइल्स है ना इसमें इंक्लूडेड हैं पहले से, ये यूनिवर्सल हेडर फाइल की तरह काम करती है सी लैंग्वेज में। इससे बाहर आपको बहुत कम हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको सभी को कवर करने के लिए, क्योंकि फॉक एज इट इज नहीं आना था उसमें, तो मैंने इसलिए यूज करी फॉर फॉक सिस्टम कॉल। क्लियर, एनी अदर डाउट? सो ठीक है भाई, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। प्लीज मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखना है नेक्स्ट वीक तक। अभी वो T1 T2 हमको पता नहीं हम किस में हैं। कैसे? वो जो ग्रुप डिवाइड हुए हैं हमको पता नहीं हम किस ग्रुप में हैं। यार मैं आपको ना वो आपके CR को वो लिस्ट भेज देता हूँ अभी, ओके सर। ठीक है। ओके ओके, मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं ताकि मैं भेज दूं, याद रहे मेरे को। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। थैंक यू सर।